नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या इजराइल और हमास के बीच सीजफायर होने वाला है? क्या ट्रंप गाजा वॉर रुकवा देंगे या फिर यह पूरा ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज के लिए किया जा रहा है? चलिए समझते हैं डिटेल से। गाजा युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने है और पहली बार सभी पक्ष किसी खास समझौते के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमारे पास मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का एक वास्तविक मौका है। पहली बार कुछ खास करने के लिए सभी तैयार हैं। हम इसे पूरा करेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो महानता से आखिर किस ओर इशारा करना चाह रहे थे। अपनी चर्चा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए 21 सूत्रीय एजेंडा दुनिया के सामने रखा है। इस प्रस्ताव में युद्ध विराम, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति और बंधकों की सुरक्षित रिहाई जैसे बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत होने के बाद ही इन प्रस्तावों को तैयार किया गया है। ट्रंप के इस बयान पर हालांकि अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और जहां तक उनके यूएनजीए के संबोधन का सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन महासभा से साफ साफ कहा था, हमास के खात्मे तक कोई युद्ध विराम नहीं। तो चलिए इस पर बात करें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के दौरान अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक में 21 सूत्रीय शांति एजेंडा पेश की। यह योजना मुख्य रूप से गाजा पट्टी में चल रहे इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और मिडिल ईस्ट में व्यापक शांति स्थापित करने पर केंद्रित है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इसे ट्रंप 21 पॉइंट प्लान फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट एंड गाजा का नाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि योजना ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है और वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि वो किस बिंदु क्या हैं अभी तक वो पब्लिक नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं। पहला मामला तो यह है कि बंधकों की तत्काल रिहाई, यानी कि इजरायली बंधकों को हमास को तुरंत छोड़ना होगा। 48 घंटे के भीतर सभी जीवित और मृत बंधकों को रिहा किया जाए। बदले में इजराइल 100 से 200 आतंकवादियों को, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई हो, उनको रिहा करेगा। स्थायी युद्ध विराम, तत्काल और स्थायी सीजफायर, जिसके तहत इजरायली सेना अपने सभी सैन्य अभियान इस इलाके में रोक देगी। इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, गाजा से इजरायली सेना धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से वापसी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए करेगी। हमास का निशस्त्रीकरण, हमास को अपने सभी हथियारों को अरब और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में समर्पित करना होगा। शांति के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को क्षमादान दिया जा सकता है। अब गाजा पर शासन कौन करेगा? हमास तो रहेगा नहीं, तो हमास के बिना गाजा का शासन एक अरब नीति प्राधिकरण, जिसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका हो, उसे अंतरिम रूप से नियुक्त किया जाए। टोनी ब्लेयर जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की संभावित भूमिका पर विचार की जा रही है। फिलिस्तीनियों को गाजा में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गाजा की जनसंख्या जो कि लगभग 20 लाख है, उनका जबरन विस्थापन नहीं किया जाएगा। फिलिस्तीनियों को रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनर्निर्माण और फंडिंग, अरब और मुस्लिम देशों से प्रशासन, रीबिल्डिंग के लिए पैसा और मानवीय सहायता का तत्काल प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। अब सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है तो फिलिस्तीनियों, अरब सैनिकों और मुस्लिम देशों की सेनाओं से मिलकर एक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। पश्चिमी तट, जिसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, उस पर कोई विलय नहीं होगा। ट्रंप ने साफ किया है कि इजराइल को वेस्ट बैंक के हिस्सों को विलय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में प्रगति होगी। योजना में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए एक रोड मैप शामिल है जो यूएन समर्थित योजनाओं से प्रेरित है।
इजराइल फिलिस्तीन संवाद को यूएस द्वारा स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित की जाएगी। सऊदी अरब सहित पड़ोसी देशों के साथ इजराइल की शांति विस्तार और व्यापक मिडिल ईस्ट शांति पर फोकस किया जाएगा। बाकी और प्रावधान है जिसमें सुरक्षा गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, आर्थिक सहयोग, युद्ध अपराध की जांच कैसे हो, इस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन पूरा विवरण क्या है, फुल डिटेल क्या है, इसे अभी तक गोपनीय रखा गया है। तो अब सवाल यह है कि इस युद्ध को बंद करना जरूरी क्यों है। तो आपको बता दें, गाजा युद्ध अब तक हजारों जिंदगियां लील चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुए संघर्ष में लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई थी। वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक इजरायल के हमले में 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। लगातार बढ़ती मौतों और मानवीय संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल और अमेरिका पर युद्ध विराम और युद्ध को समाप्त करने का दबाव बढ़ा है। पिछले दिनों गाजा में युद्ध रोकने के लिए तमाम मुस्लिम देश भी एक साथ एक मंच पर जमा हुए थे। इसके बाद मुस्लिम नेताओं ने ट्रंप से भी बात की थी। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल है। सवाल यह है कि कहीं यह कवायद नोबेल पुरस्कार पाने के लिए तो नहीं की जा रही। एक तरफ जहां अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल ने आज तक सीज फायर नहीं किया और अभी भी सोर्सेज बताते हैं कि 48 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिस पर इजराइल का साफ कहना है कि जब तक हमास कब्जे से सभी बंधकों को नहीं छोड़ता तब तक सीज फायर का सवाल नहीं उठता है। खैर, बात नोबेल पीस प्राइज की करें तो 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे के ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा की जाएगी और अमेरिकी शांति प्रस्ताव को 1 अक्टूबर से लागू करना चाहता है, यानी कि गाजा इजराइल सीज फायर को। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नोबेल पाने के लिए चंद दिनों का सीज फायर हो जाए और फिर 10 अक्टूबर के बाद जंग फिर से शुरू हो जाए। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि आज की तारीख में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। सीज फायर की बात पर भरोसा करना भी आसान नहीं है और ऐसा कहने के पीछे वजह है इजराइल के पीएम का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमास के खात्मे के अलावा इस इलाके में, इस क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना गाजा में हमास के खिलाफ अपना काम पूरा करेगी। कुछ पश्चिमी देश दबाव के चलते गलत बातें कर रहे हैं, इसलिए इजराइल उनकी बात नहीं मानेगा। यूएन के मंच से यह बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। यूएन में अपनी स्पीच के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने नक्शा दिखाकर यह बताने की कोशिश की कि कैसे इजराइल हमास के जुल्म का शिकार हो रहा है। उन्होंने इस नक्शे को द कर्स का नाम दिया। नक्शा दिखाकर उन्होंने ईरान, हूथियों और खास तौर पर हमास को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की कड़ी आलोचना की है। वहीं इजराइल के प्रमुख सहयोगी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने प्रशंसा की। नेतन्याहू ने अपने भाषण में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने को पागलपन करार दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कई देशों का फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना शर्मनाक है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के पश्चिमी देशों के फैसले से इजराइल बेहद खफा नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरान हमास को जमकर निशाने पर लिया। नेतन्याहू ने कहा, मैं बचे हुए हमास नेताओं से कहता हूं कि अपने हथियार डाल दो, सभी बंधकों को रिहा कर दो। अगर तुम इनको रिहा करोगे तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, तुम्हें जिंदा छोड़ा जा सकता है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इजराइल तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। इससे एक बात तो साफ है कि इजराइल हमास के खात्मे तक रुकेगा नहीं। तो फिर कैसा सीज फायर? तो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का दावा कैसे कर सकते हैं? बात साफ है। फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। साफ है में आपने समझा कि यह मुद्दा कितना जटिल है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की ये जंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये रुकेगी नहीं रुकेगी, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दावा फिर से किया जा रहा है कि जंग रुक जाएगी, सीज फायर हो जाएगा। नेतन्याहू ने कसम खा रखी है कि जब तक हमास के चंगुल से वो इजराइल के एक एक बंधकों को नहीं छुड़ा लेते हैं तब तक ये जंग नहीं रुकेगी।
और इसके पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं इस जंग को रोकने की। अमेरिका ने कई बार कोशिश की है, लेकिन अमेरिका एक तरफ से कोशिश करता है और दूसरी तरफ से हथियार बढ़ा देता है। मतलब जंग नहीं करना, नीचे से वो AK-47 ले लो, फिर वो जंग नहीं करना है, नीचे से ये एक और मिसाइल ले लो। अभी एक और मिसाइल की खेप भेजने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वो न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं आपको भी ढूंढ के बता दूंगा। एक और मिसाइल की खेप अमेरिका इजराइल को देने वाला है और कहीं से ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं ये जंग रुक जाएगी, क्योंकि हमास जब तक इजरायली बंधकों को हैंडओवर नहीं करेगा, इजरायली नहीं मानेंगे। आशीष, देखिए, जाहिर तौर पर जिसका जिक्र भी विवेक कर रहे थे कि इजराइल तब तक नहीं मानेगा जब तक हमास जो है वो इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ता और हमास जो है वो गाजा पट्टी को नहीं छोड़ता, ये तय मान के चला जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 सूत्री एक उन्होंने प्रस्ताव तैयार किया और उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव पर सबकी सहमति हो जाएगी और बहुत जल्द ये जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध खत्म हो जाएगा। इस 21 सूत्री प्रस्ताव में है क्या क्या जो एकदम तैयार कर लिया गया है। इसमें पहला ये है कि हमास के पास कोई भी हथियार नहीं होंगे, यानी हमास पूरी तरीके से हथियार से मुक्त होगा। दूसरा, जो एक गाजा के अंतरिम शासन का जो मॉडल है वो तैयार किया जाएगा। और तीसरी और सबसे अहम बात कि जितने भी इजराइल के जो लोग हैं जिनको हमास ने बंधक बना के रखा हुआ है, 2 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। ये 3 मांगे हैं। अब इसको समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना है कि 1 अक्टूबर 2025 की वो तारीख होगी जब इजराइल जो है वो गाजा पर हमला जो है वो करना बंद कर देगा। उसके पीछे एक वजह है। दरअसल 10 अक्टूबर की वो तारीख है जब नोबेल प्राइज के लिए विजेताओं का ऐलान होने वाला है, किन किन को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कई सारे युद्ध के को रुकवाने की उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि क्या गजा जो है वो हमास मुक्त हो पाएगा या नहीं। गजा इस समय 80% तक तबाह हो चुका है, महज 20% का हिस्सा बचा हुआ है। 1,30,000 जो इजरायली सैनिक हैं वो इस समय गजा में मौजूद हैं। गजा पर लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इस समय गजा से पलायन कर चुके हैं। अब बात आती है वेस्ट बैंक की, तो क्या वेस्ट बैंक में भी ऐसा कुछ होगा? दरअसल वेस्ट बैंक में पिछले 34 सालों से हुकूमत चल रही है और उन हुकूमत के दौरान कभी भी कोई भी अप्रिय जो घटना है वो सामने नहीं आई है। इसलिए अमेरिका की तरफ से भी UN के मंच पर या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस में जब उन्होंने बयान दिया हो, उस समय भी इस बात को कहा गया कि इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा और इजराइल भी इस बात के लिए एग्री है कि वो वेस्ट बैंक के हिस्से को छोड़ना नहीं या छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन जहां तक रही बात गजा की, तो गजा को इजराइल किसी भी कीमत पर तब तक नहीं बख्शेगा जब तक वहां से हमास के जो लड़ाके हैं, जो आतंकी हैं, वो या तो सरेंडर कर दें, या तो अपने हथियारों को सौंप दें, या फिर गजा को छोड़कर चले जाएं। तो ये सारी जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि 2 दिनों के भीतर, आज 29 सितंबर हो गया, 30 और 1 अक्टूबर, इन 48 घंटों में बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि गजा के ऊपर चाहे इस्लामिक मुल्क हो वो नजर बनाए हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज नजर बनाई हुई है, अमेरिका नजर बनाया हुआ है, भारत भी नजर बनाया हुआ है, चाइना, रूस, सभी की नजर है कि आगे आने वाले 48 घंटों में क्या होता है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं उसमें दम तो नजर आता है। 21 सूत्रीय प्रस्ताव भी है। अब देखना यह भी पड़ेगा कि क्या इस प्रस्ताव को हमास स्वीकार करता है या नहीं। देखिए, कई बड़ी बातें विवेक और आशीष ने कही। अगर हम इस पूरे युद्ध विराम को महत्वपूर्ण लिहाज से देखें तो 3 अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, चाहे बात डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी वाइज, मिलिट्री स्ट्रैटेजी वाइज या फिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक वाइज। इन तीनों रूपों में सभी भूमिकाओं में स्थिति बहुत हद तक ये दर्शाती है कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता स्थिति को कंट्रोल करवा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे सब कुछ बहुत गुडी गुडी नजर आ रहा हो, वहां पर भी बहुत तरह के हडल्स हैं, कई तरह के चैलेंजेस भी नजर आते हैं। जैसा आशीष आपने कहा कि अभी भी गाजा में हमने देखा कि 80% इलाका जो है वो बहुत बर्बाद हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गाजा में अभी भी हमास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। हमास के पास में अभी भी हथियारों का बड़ा जखीरा है और हमेशा लगातार बंदियों की रिहाई का मुद्दा तो महत्वपूर्ण रूप में नजर आता ही है। अगर इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है तो जरूर देखने वाली बात है आखिर कंट्रोल किया कैसे जाएगा, क्या
क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि हमास हो या फिर अभी भी इजराइल की भूमिका को देखा जाए तो दोनों ही एक बहुत कट्टरता के साथ में एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू हैं और आमादा हैं। लगातार इस चीज़ की तस्वीर भी बड़े स्तर पर नजर आती है। अगर हम स्ट्रैटेजिक या फिर पॉलिटिकल रूप में देखें तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के पास में बहुत महत्वपूर्ण अभी तमाम ताकतें हैं। वो चाहते हैं तो इस चीज़ को लेकर बहुत मध्यस्थता की जा सकती है। 21 सूत्री मांगों की जो बात है उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, दोनों देशों को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि हमास अभी भी उन सारी 21 सूत्री मांगों को लेकर तैयार हो ऐसा नहीं नजर आता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन ये जरूर चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक शांति दूत के तौर पर जरूर नजर आए और उनके बीच में मध्यस्थता हो, और इसकी पुरजोर कोशिश होगी। वहीं अगर हम बाकी पॉलिटिकल वे के साथ साथ स्ट्रैटेजिक रूप में देखें तो चाहे वो अरब कंट्रीज हो, यूरोप कंट्रीज हो, वो लगातार ये ज़रूर चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक तरह से उनका सांकेतिक समर्थन नज़र आता है, कई जगहों पर पूर्ण समर्थन नज़र आता है। वो इसीलिए क्योंकि सभी चाहते हैं कि शांति बनाए रखें, और जो पिछले कई सालों से, कई महीनों से हम जो एक बड़ी विध्वंस की स्थिति देखते हैं और गाजा की जो स्थिति पूरी दुनिया के सामने है, किस तरह से यहाँ पर लगातार विध्वंस हुआ, लोगों की जानें गई, और अभी हाल ही में यूएनजीए में वो बैठक के दौरान भी एक बड़ी तस्वीर नजर भी आई, इजराइल के प्रति किस तरह की नाराजगी है। तो अब इन सारी सिचुएशंस के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात है वो आने वाले वक्त में किस तरह से निर्णायक भूमिका निभाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन माना जा सकता है कि इस बैठक के बाद में कुछ अच्छी खबर युद्ध को लेकर जरूर आ सकती है। लेकिन बात हुई यहाँ पे ट्रंप क्या रुकवा पाएंगे ये युद्ध। फरवरी 2025 इसी साल, आज से 6-7 महीने पहले एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ट्रंप ने बोला था कि मैं ये युद्ध रुकवा के रहूंगा। उसके बाद आज से 6-7 महीनों में अगर एक पूरा जिस्ट बताया, 21 पॉइंटर्स आ चुके हैं जिसमें जिक्र क्लियरली बोला जा रहा है कि एक्सचेंज हमें हॉस्टेजेस का करना है, हमें इजरायली विड्रॉल करना है वहां से, हमें हमास को डिसमेंटल करना है, उसको छेड़ना नहीं, पूरा डिसमेंटल करने की बात आई है, और इंटरनेशनल ओवरसाइट की पूरे बाहर से लोग, एक पूरी यूनिट बनाई जाएगी देखने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप, उनकी छवि क्या बनी हुई है इस टाइम पे कि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कर रहा हूं और मैं करके रहूंगा। उन्होंने जब इलेक्शन के टाइम पे ये पूरे यूएस में ये बोला था, डेमोक्रेटिक पार्टी के खुद से आते हैं, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से आते, डेमोक्रेटिक पार्टी को ये चीज बोली थी कि मैं आऊंगा तो जो बाइडेन ने जो जो कलेश करे हैं पिछले 5 सालों में अपने टेन्योर में, उनको मैं ठीक कर दूंगा। अब वही चीज वो भूल रहे हैं कि यूएसए नहीं है, ये पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया ट्रंप की नीतियों के हिसाब से नहीं चलती, वो टैरिफ लगा ले, उसके भी अगेंस्ट चीजें आएंगी। अब उनका क्या कहना है, क्या मैं ये युद्ध रुकवा पाऊंगा? बहुत सारी यूएनजीए में, जैसा भी नैना आपने भी बोला, यूएनजीए की मीटिंग में बहुत डायरेक्टली ये संदेश दिया गया पूरी दुनिया को। जैसे ही नेतन्याहू आते हैं, वो मैप वैप दिखाते हैं, पूरा यूएनजीए का हॉल, असेंबली हॉल खाली होने लग जाता है। पूरे दुनिया में ये उनकी छवि बनी हुई है कि नेतन्याहू का जो भी वहां पे मिडिल ईस्ट में जो मैटर चल रहा है, उसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ओपिनियन या डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजीज जो वो पब्लिक फोरम पे आके बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने पहले भी ये बोल रखा है कि इजराइल के डिसीजन जो भी आएंगे वो बड़े एग्रेसिव लिए जाएंगे, क्योंकि छोटे डिसीजन से काम नहीं होने वाला। एग्रेसिव जब तक डिसीजन नहीं लिए जाएंगे तब तक वर्ल्ड स्टेज पे इजराइल, हमास, गाजा, ये सब एक मुद्दा बहुत छाया रहेगा, और इसका नतीजा क्या आएगा वो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन जैसा आशीष जी ने भी शुरुआत में कहा, अगले 48 घंटे 30 सितंबर और 1 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण है पूरे स्थिति को मद्देनजर रखते हुए। मुझे लगता है कि जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों को मेनली अगर हम देखें, एक तो बंधकों वाला मामला है। 48 इजरायली बंधक अभी भी हैं हमास के पास। ये आंकड़े अमेरिकन जूइश कमेटी यानी कि AJC के रिपोर्ट के आधार पर है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से बंधकों की स्थिति का विवरण है। 2000 कुल जो बंधक हुए थे वो 251 हुए थे। 2023 में जब सीज फायर हुआ उसमें 105 इजरायलियों को रिहा किया गया, तब सीज फायर का ऐलान किया गया था। 2025 में जब शुरुआती दौर में सीज फायर हुआ तब 33 इजरायली को रिहा किया गया। कुछ को IDF ने बचा लिया, कुछ की अलग अलग जगहों पर रिहाई की, और कम से कम 34 बंधक जो हैं, होस्टेजेस जो हैं, वो मार दिए गए या उनकी मृत्यु हो गई। बचे 48 जो जीवित माने जाते हैं, जिनमें पुरुष हैं, महिलाएं और सैनिक हैं। और जो लेटेस्ट AJC का डेटा है सितंबर 2025 का, वो ये पुष्टि करता है कि अभी भी हमास के कब्जे में 48 इजरायली बंधक हैं। अब इस एजेंडे का पहला जो क्लॉज है, पहली जो शर्त है, वो ये है कि समझौते के 48 घंटे के भीतर हमास को उन 48 बंधकों को रिहा करना होगा।
फौरन, तो क्या हमास इस पर तैयार होगा? दूसरा इसमें क्लॉज ये है कि बदले में इजराइल 100 से 200 के बीच को एक नंबर होगा जो इजराइल के प्रिजन में बंद है हमास के टेररिस्ट आतंकी, उनको रिहा करेगा। तो ये दोनों में बड़ी डिफिकल्टी है कि इजराइल हमास के आतंकियों को अव्वल छोड़े क्यों, और दूसरा ही हमास पे ट्रस्ट कैसे करें कि वो 48 बंधकों को रिहा कर ही देगा 48 घंटे के अंदर। तो ये पेच बहुत फंसा हुआ है। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को दोनों आंखों में उनके नोबेल दिख रहा है, नोबेल पीस प्राइज। पाकिस्तान कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज दे दो। अच्छा, पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज की वकालत करता है, तो ऐसा ही लगता है जैसे इजराइल कह रहा हो हमने फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मान्यता दे दी। ये मतलब कुछ असंभव सा है। दिन में आसमान में 2 चांद दिख गए, रात के 12 बजे जो है वो सनराइज हो गया। इसी तरह से पाकिस्तान ने कह दिया कि नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दो। अरे भाई, तुम्हारे मुल्क में ओसामा बिन लादेन मारा गया, दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे मुल्क में, तालिबान तुम्हारे देश में, टीटीपी तुम्हारे देश में। अरे पाकिस्तान इसीलिए कह रहा है ना क्योंकि उससे जो चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप प्रोवाइड करा रहे हैं, और उनको जो सारी चीजों की नहीं, रिक्वायरमेंट उसके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही। मेरे कहने का पॉइंट ये है, वो अगर 10% कहीं मिलने का भी चांस होगा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज, तो वो भी खत्म हो गया होगा इस स्टेटमेंट के बाद जो शहबाज शरीफ ने यूएनजी के मंच से दिया कि वो बचा खोचा भी खत्म कर दिए कि भाई अब तो जो है पहले इजराइल ने करा था, इजराइल वैसे ही नरसंहार कर चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पट्टी में, वैसे उनके हाथ खून से रंगे हुए, अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया। तो पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने अभी तक सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए। तो ये उनको बस नोबेल की पीस प्राइज दिख रही है, तो हम 1 अक्टूबर को सीजफायर करा देंगे, हम 10 तारीख को ये करा देंगे, हम 20 तारीख को वो करा देंगे। वो अलास्का गए थे रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता कराने के लिए, तो पुतिन ने कह दिया हमने आपको 100 साल की लीज पे दिया था 1838 में या 1938 में, उसको 100 साल पूरे हो गए, उसको वापस कर दीजिए, हो गया उसका काम आपका। अब अलास्का हमारा, बोले नहीं लीज खत्म हो गया, अलास्का वापस कर दो वरना इधर ही आ रहे हम। आपने एक चीज नोटिस करी, ट्रंप को डेट्स बड़ी पसंद है। वो बहुत डेट्स का घोषणा कर देते हैं कि इस डेट तक मैं ये करा दूंगा, इस डेट को ये हो जाएगा। चाहे अलास्का का मैटर जिक्र किया, अभी आपने ये नेतन्याहू का हो गया, इजराइल का हो गया। ये डेट्स की कमिटमेंट जो कर रहे हैं ये वर्ल्ड फोरम पे, ये अपने देश तक रखें तो शायद सीमित अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ पे अच्छा हो या नहीं हो, क्योंकि अंदर खाने वो खुद ही घिरते हुए नजर आते हैं हर चीज़ को लेकर। वो जो अभी घोषणाएं कर रहे हैं उससे वो घोषणाओं पे ही पूरी तरह से घिरे हुए। वेल, लेकिन आपने एक बात कही है इजराइल और हमास का अगर जिक्र करते हुए, हमास को भी मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात कर लें, अपने 21 सूत्री मांगों की बात कर लें और अपने एजेंडे तय कर लें, और ये हो जाए कि अच्छा ठीक है अगर हम ये युद्ध रुकवाते हैं। इसका जो पॉइंट नंबर 2 है ना, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इजराइल हमास का सफाया चाहता है इस डील में 21 सूत्री एजेंडा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, इसका पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि आप 200 हमास के टेररिस्टों को छोड़ देंगे। क्या मान जाएगा इजराइल? रेडी हो जाएगा? और हमास भी कैसे तैयार होगा, बात यही। हालांकि हमास के ऊपर नो डाउट बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि वैसे ही गाजा के जो तमाम लोग हैं उसमें जिस तरह से नरसंहार हुआ, कई लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी जो वहाँ पे लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है। लेकिन पूरी तरह से संभव इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमास की इतने सालों की जो लड़ाई, जब भाई उसकी जो स्थापना ही उस चीज़ को लेकर हुई, उसका जन्म ही उस सारी चीज़ों को लेकर हुआ, अपने आप को प्रोटेक्शन को लेकर, और इजराइल को सीधे सीधे टारगेट करते हुए इतने आसानी से माना नहीं जा सकता। मेन बात यह है कि सिर्फ अगर आपने इजराइल को, नेतन्याहू को मना लिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश करते हुए, लेकिन हमास अगर उसके पक्ष में नहीं है तो युद्ध दूर दूर तक खत्म होता हुआ नजर आएगा। और मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर युद्ध खत्म भी हो गया तो क्या वहां पर शांति बहाल होगी, इसके तो दूर तक कोई भी आसार मुझे नजर नहीं आते। नहीं, रिहैब के कार्यक्रम बता रहे, रिहैबिलिटेशन चलाएंगे, फिर वो कह रहे हैं कि पुनर्वास योजना चलाएंगे, पलायन रोकेंगे, बहुत सारी बातें। वो 21 जो एजेंडे रखेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उनको घर बना कर देंगे, मुस्लिम कंट्री से एड आएगा, पैसे आएंगे, फंड आएगा, रिलीफ फंड आएगा। उसमें सबसे बड़ा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वहाँ अरब कंट्रीज का एक नुमाइंदा होगा जो अगले 5 साल के लिए वहाँ की सरकार को देखेगा, चलाएगा, मॉनिटर करेगा, लेकिन उसमें हमास की भूमिका जीरो होगी। और जो हमास इतने दिन से बम, गोले और बारूद खा रहा है इजराइल के गाजा पट्टी में, वो मान जाएगा कि हम सरकार में हमारी भूमिका जीरो रहेगी। ये वैसे ही हो गया जैसे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कहता था कि हम अफगानिस्तान तालिबान के हवाले नहीं करेंगे, और जब वहां से भागे 2021 में तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान को देके निकल लिए, और इवन अपना भी $60 बिलियन का आर्मी इक्विपमेंट और
असला बारूद, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, जेट सब छोड़ छाड़ के भाग गए। हाँ नहीं, तालिबान को नहीं देंगे, तालिबान को हैंड ओवर नहीं करेंगे, तालिबान से कोई बातचीत नहीं होगी। और गए तो तालिबान को देखेगा, आज तक तालिबान की सरकार है और तालिबान की सत्ता, वहाँ कोई सरकार ही नहीं बनने, ना कोई इलेक्शन होता वहाँ पे। आए थे लोकतंत्र बनाने के लिए। देखिए, लेकिन बस मुझे वही बात है कि स्थिति तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक गाज़ा में रही है और इजराइल में भी रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाज़ा में ही नुकसान हुआ, इजराइल ने भी बहुत लोगों को खोया वहाँ पे, चाहे मिलिट्री लेवल पर हो, वहाँ पर आम जनता को लेकर हो। और लगातार जब युद्ध होता है तो जो उसके बाद में जो साख खोई है वो बेंजामिन नेतन्याहू बखूबी समझ रहे हैं। एक बार फिर से UNGA का वो अगर जिक्र करें और वो तस्वीर याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण होती है कि बाकी अन्य देशों के साथ में आपका साथ, आपकी इमेज और आपके जो तमाम बाकी के रिश्ते हैं वो सीधे सीधे इससे प्रभावित हुए हैं। और अब नेतन्याहू पर भी दबाव है कि ठीक है, आप जितने रिजिड हैं उससे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा। हमास को भी एक तरह से ट्रंप ज़रूर उसी राह पर लेकर आने की कोशिश करेंगे कि बीच का रास्ता निकले। लेकिन क्योंकि जो बात आशीष आपने कही कि युद्ध कोई अगर शांत करा सकता है अभी फिलहाल इस पूरी दुनिया में नजर आए इजराइल और गाजा के बीच में, तो इसमें कोई शक नहीं वो डोनाल्ड ट्रंप यानी US की तरफ से उठाया गया कदम ही हो। लेकिन क्या होगा ये जरूर देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस मीटिंग में क्या बड़ी बातें होती हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम में आज की चर्चा में इतना ही। तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है।